नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज बहुत दिनों के बाद मीडिया से बातचीत की। पिता सीएम नीतीश के साथ बख्तियारपुर में राजकीय सम्मान समारोह में वो शामिल होने पहुंचे थे और इसी दौरान निशांत ने कहा कि उनके पिता ने बिहार में बेहतरीन काम किया है, अच्छा काम किया है। उन्होंने जनता से सीएम नीतीश कुमार को जिताने की अपील की है। देखिए, पहली बार साल में मीडिया से रूबरू हुआ हूँ, तो बिहार वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जेल भी गए आज़ादी के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में पिताजी ने यहाँ पे राजकीय सम्मान का दर्जा दिया। ये दादाजी की मूर्ति है और 4 और भी हमारे दादाजी हैं, वो भी उनके लिए मूर्ति पे माल्यार्पण करने के पिताजी, और यहाँ पे दादाजी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने में आया हूँ। सर, चुनावी दिन भी आ गए, लेकिन कई सवाल हैं सर चुनाव नए साल को में लेके। चुनाव है तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी हो सकेगा, तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? चुनाव भी हो सकेगा, तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत को आप देख रहे हैं। हालांकि मीडिया से रूबरू होते, मीडिया से बातचीत करते हुए और अपने पिता के काम की तारीफ करते हुए पहली बार आप निशांत को सुन रहे होंगे। बाढ़ संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनिरुद्ध, क्या ये माना जाए कि इस नए साल में राजनीति के दृष्टिकोण से जेटीयू में निशांत की भी एंट्री होती नजर आएगी, क्योंकि पहली बार वो मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया के सामने अपने पिता के काम की चर्चा की? जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अशोक चौधरी और निशांत अपने पुत्र के साथ बख्तियारपुर पहुंचे थे, जो आज बख्तियारपुर के 5 स्वतंत्रता सेनानियों को राजकीय सम्मान के तहत पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित किया। उनमें मुख्यमंत्री के पिताजी भी कविराज रामलखन वैद्य जी थे, जो टकबंगला में उनका प्रतिमा बना है, वहां पे उनके पुत्र निशांत जो है माल्यार्पण और पुष्पांजलि करते हुए मीडिया कर्मियों से पहली बार बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिताजी ने अच्छा काम किया है, उनके अच्छा काम को देखते हुए उनकी पार्टी को जिताया जाए। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या खुद वो राजनीति में आएंगे, तो इस बात को टालते हुए वो आगे निकल गए। लेकिन बॉडी लैंग्वेज या फिर उनका जो कहा कि वो कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत जल्द लोगों को दिखेंगे। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, लेकिन ये भी साफ नजर आया कि जो निशांत कभी अपने पिता को लेकर कोई बयान नहीं देते थे, उनके काम को लेकर आज तक उन्होंने कभी कोई चर्चा नहीं की। उनकी तरफ से इस बयान का दिया जाना कहीं ना कहीं आगामी सियासी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध। और हमारे साथ पटना से संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं और शैलेंद्र से ही हम सीधे समझने की कोशिश करते हैं। शैलेंद्र, कहते हैं कि सियासत में बेवजह कुछ नहीं होता है, और इस वक्त निशांत के इस तरीके से पिता के साथ राजकीय सम्मान समारोह में शामिल होना, इस बयान को मीडिया के सामने देना कि पिता ने अच्छा काम किया है, भाई उन्हें भी जिताइए और उनकी पार्टी को भी जिताइए, कुछ बड़े संकेत इसे समझे हम? बिल्कुल, देखिए, एक अपील है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत ने किया है कि आप जो चुनाव है, चुनाव में हमारे पिता को जिताइए। देखिए, निशांत जल्दी मीडिया में बयानबाजी नहीं करते हैं। बहुत ही कम ऐसे मौके आए जब उन्होंने कुछ बयान दिया। इसके पहले जब वो अपना मतदान करने गए थे, उस वक्त भी उन्होंने बयान दिया था और जीत की उम्मीद की थी। साथ ही साथ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एक बार मुझे याद है कि जब शपथ ग्रहण समारोह था उनका, उस वक्त उन्होंने बयान दिया था, लेकिन अभी कोई मौका नहीं था। लेकिन जब बख्तियारपुर में जब कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम में निशांत ने बयान दिया है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं वो एक लोगों से अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि उनके पिता ने जो किया है बिहार के लिए, उसके एवज में लोग उनके पिता को वोट करें। जिस शैलेंद्र, चूंकि अब लोगों के बीच जिज्ञासा इस बात को लेकर है कि क्या निशांत भी राजनीति में अब हाथ आजमाने वाले हैं? निशांत भी क्या राजनीति में पदार्पण करेंगे? क्या उनके इस बयान को ऐसे देखा जाए, क्योंकि उन्होंने तो इस सवाल को टाल दिया? देखिए, नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ हमेशा रहे हैं, और यदि उनको अपने पुत्र को राजनीति में लानी होती
तो पहले भी लेके आ जाते और इस पर किसी की कोई बंदिश नहीं थी और कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन फिलहाल ऐसा अभी कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत, वो राजनीति में आएंगे। ये अलग बात है कि वो घर में रह करके चीज़ों को कैसे देखते हैं, अपने पिता के साथ कैसे उनके कामों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सीधे तौर पर यह कह देना अभी उनके बयान से कि निशांत बिहार की सियासत में कदम रखने वाले हैं, ये कहीं से लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन क्योंकि अभी तक इस तरीके का कोई निर्णय जदयू ने या मुख्यमंत्री के स्तर पर कभी दिखाई नहीं दिया है। इसके पहले जब भी निशांत को लेकर के कोई चर्चा होती है तो इस बात की चर्चा जरूर होती है कि क्या नीतीश कुमार के वे उत्तराधिकारी बनेंगे। हालांकि इन तमाम चीज़ों पर हमेशा जदयू के द्वारा विराम लगा दिया गया है और जदयू के द्वारा साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि निशांत राजनीति में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार खुद परिवारवाद के विरोधी रहे हैं। लेकिन उनके बयान के मतलब कई हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से चारों ओर से नीतीश कुमार पर जो विपक्ष के लोग हैं वो हमलावर हैं, तो ऐसे परिस्थिति में निशांत सामने आते हैं और उन्होंने जो बयान दिया उससे ये साफ जाहिर है कि ये एक बिहार के लोगों से तो डिमांड है ही, साथ ही साथ जो विपक्ष के लोग हैं, तेजस्वी यादव हो या पूरा महागठबंधन हो, उन्हें भी एक जवाब है कि जिस तरीके से उन्होंने जो नीतीश कुमार ने जो बिहार में जो काम किया है उस काम के एवज में वोट की अपील निशांत कर रहे हैं। भले वो राजनीति में ना आए, लेकिन जब निशांत आकर के कुछ सामने से बोलते हैं तो लोग उनको सुनना जरूर चाहेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं और हर लोग ये जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के पुत्र क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में उनकी बातों को लोग गंभीरता से जरूर ले रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, चूंकि जब भी बात निशांत की होती है तो बिल्कुल वो कभी मीडिया फ्रेम में नहीं रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन उनका मीडिया के साथ नहीं होता है। लेकिन अब बहुत फ्रिक्वेंटली लगातार कई ऐसे मौके हमने देखे जब वो मीडिया के सामने आए। हालांकि कम शब्दों में कम बातों का जिक्र किया, लेकिन जो उसका भाव है उस भाव से ये ज़रूर समझा जा सकता है कि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। मैसेज जिस तरीके से एनडीए देने की कोशिश कर रहा है कि वो इंटैक्ट है, उसमें कहीं कोई टूट नहीं है, कोई फूट नहीं है, कोई उसमें कोई दरार नहीं ला सकता है। निशांत के इस बयान को भी एक पिता के लिहाज से भी देखा जाए तो उन्हें भी इस बयान को सुनकर इस बात का निश्चिंतता जरूर होगा कि भाई मेरे काम की सराहना मेरा पुत्र भी कर रहा है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि निशांत भले ही राजनीति में न हो, लेकिन वो अपने पिता के साथ ही एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं और बिहार की जो गतिविधियां हैं, सरकार क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही है, कहाँ कमियां हैं, इन तमाम चीज़ों को जाहिर सी बात है कि वो एक पुत्र होने के नाते भी घर में जरूर देखते होंगे, अपने पिता की कार्यशैली को देखते होंगे। और हर पिता चाहता है कि उसका जो पुत्र है, जो उनका बेटा है, वो आगे जाए, इन चीज़ों को देखे। और आज जब निशांत यह बयान दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं खुशी जरूर हुई होगी कि उनके कामों की सराहना जो नीतीश कुमार के चाहने वाले लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं, उनके घर के लोग, उनका बेटा भी इसकी सराहना कर रहा है। बिल्कुल, और ऐसा कम देखने को मिलता है शैलेंद्र, और पहली बार ही संभवतः निशांत ने कामों की चर्चा की है। नीतीश कुमार का नाम का जिक्र उनकी तरफ से किया गया कि ये काम उनकी तरफ से किए जा रहे हैं और बिहार की जनता के हित में ये काम हो रहा है, तो साथ और समर्थन जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त देखिए निशांत के बयान का एनडीए ने समर्थन किया। एनडीए की तरफ से भी कहा गया कि देखिए एनडीए का कार्य जो है वो बोलता है 2025 में जरूर नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी, जबकि कांग्रेस ने निशांत के बयान को नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा बताया। निशांत जी ने जो बातें कही है वो 16 आने सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पिता और निशांत जी के दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, आजादी की लड़ाई में जेल भी गए। इससे इतर वे एक अच्छे वैद्य भी थे, वैद्य के रूप में उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। निशांत जी ने यह भी बिल्कुल सही कहा कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उनके पिताजी ने काफी काम किया और अभी कर भी रहे। यह बात सर्वविदित है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। नीतीश जी को प्रेरणा वहीं से मिली और अपनी कार्यशैली, कार्यक्षमता के दम पर नीतीश जी ने पूरे देश में अपनी छवि बनाई, बिहार के लोगों की सेवा की और नारा दिया कि सारा बिहार हमारा परिवार। आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र ने इन्हीं बातों का जिक्र किया है और एक भावनात्मक अपील लोगों से की है। ये तो मुझे लगता है
कि नीतीश कुमार जी के द्वारा यह रणनीति तय किया गया है कि उनके पुत्र से समय पे बुलवाया जाए कि उनके दादा के नाम पे उनको वोट करें। हमें ये लगता है कि बेटा को प्रोजेक्ट करने का एक नया तरीका जेडीयू ने अपनाया है कि बेटा पिता को प्रोजेक्ट करे या पिता पुत्र को प्रोजेक्ट करे, यानी कि नीतीश कुमार अपने बेटा के नाव को खेपना चाहते हैं और बेटा अपने पिता के नाव को खेपना चाहते हैं। तो आज बाढ़ के बख्तियारपुर में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राजकीय समारोह का आयोजन हुआ था और इसी समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर पहुंचकर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता राम लखन सिंह वैद्य भी स्वतंत्रता सेनानी थे। सीएम ने उनकी प्रतिमा के साथ साथ शहीद मोगल सिंह, पंडित शीलभद्र याजी, राम लखन सिंह, शहीद नाथुन सिंह यादव और डूमर सिंह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में सीएम नीतीश के साथ उनके बेटे निशांत कुमार और विजय चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव इसे लेकर खूब हमले कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पर जेडीयू की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है। मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को उनकी ही निश्चय यात्रा की याद दिलाई और सवाल पूछा कि उस निश्चय यात्रा के लिए खर्च के लिए पैसे कहां से आए। में आप शामिल थे तो समाधान यात्रा हो या निश्चय यात्रा हो, जिसके आप भागीदार और साझीदार रहे हैं, उस समय ज्ञान चक्षु बंद हो गया था क्या? उस समय एहसास नहीं हुआ था क्या? उस समय जो सरकार के द्वारा, कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में यात्रा आप कर रहे थे, तो उस समय क्या निजी संपत्ति जो अवैध तरीके से आपने अर्जित किया आपके परिवार ने, क्या उसको बेच करके पूंजीगत व्यय किया था? तो नीरज कुमार के सवाल पर महागठबंधन ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। पलटवार किया गया और सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर फिजूल खर्च की जानकारी और चर्चा की गई। बिहार की प्रगति की, नौकरी की भरमार की, काम करके दिखाया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? इसके पहले जितना यात्रा हुआ है, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कितना खर्च हुआ है। ये गरीब प्रदेश है बिहार, जनता की गाढ़ी कमाई को आप लुटा रहे हैं, सरकारी खजाने को लुटा रहे हैं चुनावी वर्ष में। इसलिए तेजस्वी यादव जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार की दुर्गति करने वाली ये एनडीए सरकार को अब जनता माफ नहीं करेगी। तो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी यादव बौखलाए हुए हैं और बिना मतलब की टीका टिप्पणी की जा रही है। सिवाय बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संबंध में बार बार अनावश्यक टिप्पणियों की, जनता के लिए वो न कुछ कर रहे हैं न आगे वो करने वाले हैं। नीतीश कुमार जी पूर्व की तरह लगातार जनता की सेवा में लगे हुए हैं और 20 वर्षों में बिहार में जो विकास की एक लंबी लकीर उन्होंने खींच दी है, उसका मुकाबला करने का मादा तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी में नहीं है। तो बिहार चुनाव से पहले एनडीए पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। एनडीए के नेता हर जिले में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। हर मंच से एक ही नारा दिया जा रहा है कि अगर एनडीए एक है तो फिर सेफ है। हम आपको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के 2 बयानों को सुनाते हैं। पहला बयान 15 जनवरी को बगहा में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान दिया गया और वहीं दूसरा 16 जनवरी को मोतिहारी में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन में। दोनों ही बयानों से यह साफ हो रहा है कि एनडीए जनता को और कार्यकर्ताओं को एक साफ मैसेज देने की कोशिश में है कि एकता में ही बल होता है। नीतीश कुमार जी के प्रति देखने को मिल रहा है। मित्रों, बिहार में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हमारी एकजुटता, प्रतिबद्धता और सुशासन की यात्रा का प्रतीक है। एनडीए का हर कार्यकर्ता, ऐसा नहीं कि हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो हम बीजेपी के कार्यकर्ता को सिर्फ बोल रहे हैं। युद्ध शुरू हो चुका है, सेना तैयार है, अब कोई 5 दल अलग अलग नहीं है, एनडीए का सब एक दल है और एक कार्यकर्ता है। अब हमारा दल अलग नहीं है, 5 दल एक है। एनडीए एक है तो हम लोग सब सेफ हैं।
इसलिए सब लोग एक मिलकर रहिए और सब दल, पांचों दल के कार्यकर्ता रोज आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहिए, मेल जोल करते रहिए। तो दिलीप जायसवाल के बयान को आपने सुना। जैसे ही उनकी तरफ से ये बयान दिया गया जिसमें साफ मैसेज देने की कोशिश हुई कि एनडीए एकजुट है और उसकी ताकत ही उसकी एकता में है और हम सबको इंटैक्ट रहना है, एक है तो सेफ है। उसके बाद इस पर सियासत मची हुई है। किस तरीके से सियासत इस पर उस वक्त आगे बढ़ती है जब बयानों का सिलसिला शुरू हो जाता है, आप भी सुनिए। एकता में ही बल होता है। महात्मा गांधी जी ने भी इस बात को कहा था। तो एकता में बल है। समाज में हम एक रहने के लिए, नेक रहने के लिए हम संघर्ष करें और मैसेज दें। एनडीए अटूट है और अपने 5 घटक दलों के साथ बिहार प्रदेश में मजबूत है और ये द्योतक है एनडीए की जीत का और बिहार प्रदेश के हित का। क्योंकि जिस हिसाब से विपक्ष एक फेक नैरेटिव गढ़ता है, जनता को भ्रम में डालने की कोशिश करता है, हमारी एकता जनता से संवाद जनता को उस भ्रम जाल से निकालती है और उनका क्या रूप है वो उजागर करती। एक पुरानी कहावत है, एकता में बल होता है। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए एक है और सेफ है। बिहार में एनडीए का जिलावार जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच यह स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है, एनडीए पूरी तरीके से मजबूत है। की स्थिति उसी तरह से है जिस तरह से संतरे का होता है। ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा है लेकिन अंदर में इनका फांक फांक है। इस तरह की राजनीति, इस तरह का जो खींचातान की स्थिति भाजपा कह रही है हम एक है तो सेफ है, ये नहीं कह रही है कि हम नेक हैं तो एक हैं। या अपने सेफ्टी के लिए एक हो रहे हैं। अगर एक नहीं रहेंगे तो भंटा फूट जाएगा। तो एनडीए की एकता पर सवाल उठा रहे विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि 5 दलों का एनडीए विनिंग कॉम्बिनेशन है और इसी से तेजस्वी यादव इस वक्त घबराए हुए हैं। 4 सीट पर हुए उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप में आप देख सकते हैं। उनको डर इस बात का है कि जिस तरीके से एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ बिहार में एनडीए आगे बढ़ रहा है, इस बात की घबराहट मेरे छोटे भाई के मन में है और ये स्वाभाविक भी है। अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए जिसको सेमीफाइनल कहा जा रहा था बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले, उन उपचुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा है एनडीए अलायंस का। मजबूत गठबंधन है, एक विनिंग अलायंस है ये, और मैं मानता हूँ कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में अप्रत्याशित जीत हम लोग के गठबंधन की होगी। 225 से ज़्यादा सीटें जीत कर बिहार में हम लोग सरकार बने। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दीपर तंवर वाल्मीकि की जीत सुनिश्चित है और दिल्ली में एनडीए, तो यहां पर सीधे तौर पर दिल्ली में एनडीए एक बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतेगा। दिल्ली की जनता में मौजूदा सरकार के खिलाफ आक्रोश है और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के झूठे वादों से दिल्ली की जनता अब काफी परेशान हो चुकी है। जनता ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है। आपको बता दें कि चिराग की पार्टी एलजेपी-आरवी से दीपक तंवर वाल्मीकि दिल्ली की देवली सीट से चुनाव लड़ेंगे। समय के बाद इनको वो मौका मिला और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि गठबंधन के तहत देवली सीट से जो ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनकी जीत तो सुनिश्चित है ही, बल्कि मैं मानता हूँ कि एक बड़े मार्जिन से ये वहाँ से जीतेंगे। के से मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की नीतियों से, उनके झूठे वादों से जिस तरीके से दिल्ली की जनता लगभग पिछले 1 दशक से परेशान है, इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत एनडीए की सरकार 8 तारीख को परिणामों के बाद बनने। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर बीपीएससी TRE-3 के काउंसलिंग से जुड़ी हुई यह खबर है। अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होगा। तय तिथि में काउंसलिंग नहीं होगी। 21 जनवरी से सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। सबसे पहले 1 to 5 की 21 जनवरी से काउंसलिंग होगी। 23 जनवरी तक ये काउंसलिंग चलेगी। 24 जनवरी से 27 जनवरी तक 6 to 8 की काउंसलिंग होगी।
वहीं 28 से 31 जनवरी तक 9वीं से लेकर 12वीं तक की काउंसलिंग होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, एक तरीके से देखा जाए कि तय तारीख में ही काउंसलिंग नहीं हो रही है। बिल्कुल, देखिए विवाह लगातार तिथियां जो है बदलती रही, लेकिन अब जो 21 जनवरी से जो काउंसलिंग की तिथि निर्धारित है उसको लेकर असमंजस था अभ्यर्थियों में, क्योंकि किसी को मैसेज नहीं मिला था। लेकिन न्यूज 18 सबसे पहले सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहा है कि अब जो काउंसलिंग की तिथि है वो स्थगित नहीं होगी और 21 जनवरी से ही काउंसलिंग होगी। यानी रिजल्ट के बाद पीजीटी के 6 विषयों को छोड़कर बाकी तमाम विषयों के पीआरटी से लेकर पीजीटी तक का जिला आवंटन भी हो चुका है। और जिला आवंटन होने के बाद जो अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग होनी है, उसके लिए जिले जो है निर्धारित किए गए हैं। वहां पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने डीआरसीसी काउंटर जो है तैयार कर लिया है। अब न्यूज 18 ये जानकारी दे रहा है कि 21 जनवरी से 23 जनवरी तक सबसे पहले पीआरटी यानी 1 to 5 वाले जो हैं उनकी काउंसलिंग होगी। इसके अलावा 24 जनवरी से 27 जनवरी तक 6 to 8 की काउंसलिंग होगी, जबकि 28 से 31 जनवरी तक 9 से 12 की काउंसलिंग होगी जो पीजीटी के हैं। बिल्कुल, तो अब इंतजार रजनीश खत्म हो रहा है इन तमाम अभ्यर्थियों का और सीधे तौर पर शिक्षा विभाग की तरफ से आज रात सभी को बारी बारी से मैसेज भी दे दिया जाएगा और स्लॉट और टाइमिंग इसमें लोगों को पता चल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।